डेटा एम्ब्रियोलॉजी का आप लोगों का लेक्चर है। इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें डेवलपमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन थी, उसके कुछ क्लिनिकल्स जो थे वो हमारे रह गए थे। मेडिकल एप्लीकेशन इसमें जो हम लोगों ने पढ़ ली थी वो मैं एक बार आप लोगों को शॉर्टली रिवाइज करवा देती हूँ। एक्सोस्केलेटन में हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट पढ़ी थी, इसके साथ साथ वर्टिब्री और रिब्स की डेवलपमेंट देखी थी। और आज जो है हम लोग इसकी पहले क्लिनिकल जो रह गए थे वो देखेंगे, और उसके बाद हमें जो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन उसको हमें देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ट्रिपल फेल सिंड्रोम, जिसको हमने ब्रेवियर कॉलेज का भी नाम दिया था। बेसिकली ये वाली कंडीशन जो है ये अफेक्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स को इन स्पाइन में। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जो नेक में स्पाइनल बोन्स होती है उनकी एबनॉर्मल फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, एटलीस्ट तो स्पाइनल बोन्स यहाँ पे फ्यूज हो जाती है, जहाँ पे नेक पे बेसिकली सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज जो होती हैं होता क्या है कि इसमें आप लोगों को जो ये उसमें शॉर्ट नेक होगी। ठीक है, फीचर्स ट्रिपल फेल सिंड्रोम की शॉर्ट नेक होगी, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा लो हेयर लाइन, ठीक है, ये नॉर्मल है, और ये ट्रिपल फेल सिंड्रोम हेयर लाइन शॉर्ट नेक है, फ्यूज वर्टिब्रा है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड नेक मूवमेंट्स होगी, फ्यूजन ऑफ वन और मोर सर्वाइकल मोशन सेगमेंट्स। इसके अलावा abnormalities ब्रेन स्टेम और सेरिबैलम की भी हो सकती है। ठीक है, एक ही हमने पढ़ा था स्पाइना बाइफिडा, आप लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो। इसमें भी आप लोगों के स्पाइना बाइफिडा जो था वो शामिल था। इसमें क्या है कि what defect that occurs when the spine and spinal cord don't form properly। ठीक है, इसमें स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट में इफेक्ट होता है। यूरिन ट्यूब डिफेक्ट है और बेसिकली कहीं भी स्पाइन में हो सकता है, एंड यूजुअली कैन बी सीन इन एन ओपनिंग इन द बेबीज बैक एट बर्थ। ठीक है, और आप लोगों को नजर कैसे आता है कि बर्थ के टाइम पे बेबीज के बैक पे आप लोगों को कोई ओपनिंग नजर आएगी जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और उसके साथ मेनिंजेस जो होती हैं वो बाहर निकली हुई होती है। ठीक है, मेन कॉज इसमें क्या है कि फेलियर ऑफ हाफ्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक कार्टिलेजिनियस न्यूरल आर्च। एम्ब्रियोनिक कार्टिलेजिनियस न्यूरल आर्च जो कि जिसने डेवलप होकर वर्टिब्रल आर्च में बनना था, बेसिकली उसकी फ्यूजन जो होती है वो फेलियर ऑफ फ्यूजन होता है इन न्यूरल आर्च का, जिसकी वजह से वेरियस टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा आप लोगों को मिलते हैं। स्पाइना बाइफिडा की तीन जो मेन टाइप्स हैं उसमें आप लोगों ने माइलोमेनिंजियोसील जो कि मोस्ट सिवियरेस्ट एंड द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप है। नेक्स्ट वन इज द मेनिंजियोसील, और उसके बाद स्पाइना पलटा है। ठीक है, माइलोमेनिंजियोसील व्हिच इज द मोस्ट कॉमन एंड सीरियस टाइप ऑफ द स्पाइना बाइफिडा। इसमें क्या होता है कि सैक आउटसाइड द ओपनिंग इन द बेबीज बैक समवेयर ऑन द स्पाइन प्रोट्रूड हुआ होता है बाहर, और इसके अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स दोनों के पार्ट्स जो होंगे वो बाहर निकले हुए होंगे। ठीक है, मेनिंजियोसील में दिस टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा आल्सो involves a sac of fluid outside and opening in the baby's back। however सैक जो होगा उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो होंगे वो नहीं होंगे। ठीक है, और जो स्पाइना बाइफिडा पलटा ये माल्ट टाइप होती है, और इसको हम हिडन स्पाइना बाइफिडा भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है ये डिसेबिलिटीज जो होती हैं वो नहीं होती हैं, और ये अननोटिस रहती है अनटिल लेटर इन द लाइफ, और कोई ओपनिंग बेबीज बैक आप लोगों को नजर नहीं आएगी, सिर्फ स्पाइन में थोड़ा सा गैप होता है और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को भी एस्टैब्लिश नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट होती है एक्सेसरी रिब्स की। एक्सेसरी रिब्स जो एक्स्ट्रा रिब आपके थोरेसिक केज में या रिब केज में जो है आती है, इसको हम रूडिमेंट्री होते हैं यूजुअली, और ये बेसिकली रिजल्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्टल प्रोसेस। नॉर्मली जो रिब्स होती हैं वो डेवलप होती हैं कॉस्टल प्रोसेस ऑफ थोरेसिक रीजन से। ठीक है, लेकिन एक्सेसरी रिब्स जो होंगी उसमें जो कॉस्टल प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्री है वहाँ से जो है डेवलपमेंट जो होगी वो रिब्स की जो होगी वो स्टार्ट होगी। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमनेस्ट एक्सेसरी रिब होती है वो लंबर रिब होती है, लेकिन इसकी क्लिनिकल कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती है। जबकि सर्वाइकल रिब जो होती है सर्वाइकल वर्टिब्री से ओरिजिनेट हो रही है वो 0.5 से 1% ऑफ पीपल में होती है, और ये यूजुअली अटैच होती है मेनोब्रियम के साथ, मेनोब्रियम ऑफ द स्टर्नम के साथ या फिर सेमी सर्वाइकल वर्टिब्री के साथ, और फ्यूज होती है विद फर्स्ट रिब के साथ। Pressure of cervical rib on the brachial plexus of nerves that are located partially in the neck and subclavian artery often produces neurovascular symptoms। और जाहिर बात है सर्वाइकल रिब है तो उस जगह पर ब्रेकियल प्लेक्सिस है और इसके अलावा सबक्लेवियन आर्टरी
और वेन्स वगैरह हैं तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से न्यूरोवेस्कुलर सिम्टम्स राइज हो सकते हैं, जिसमें पैरालिसिस, एनेस्थीसिया और अपर लिम्ब वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, यूनिलेटरल भी हो सकती है और बायलैटरल भी हो सकती है। ये आप लोगों को डायग्राम में एक सिस्टरी रेप दिखाई दी, एक सिस्टरी सर्वाइकल रेप, जो कि पोस्टीरियर टू द सबक्लेवियन वेसल्स के पीछे से होती हुई एक फाइब्रस बैंड के के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पर एक फ्लैक्सिस होगा, इसके ऊपर प्रेशर की न्यूरोवेस्कुलर सिम्टम्स में वो राइज कर सकते हैं ड्यू टू दिस सर्वाइकल रेप। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ फ्यूज रेप भी हो सकती हैं, जो कि तो use rate हेमी वर्टिब्रा, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है कि वर्टिकल बॉडीज जो होती है उसमें दो क्वांटिफिकेशन सेंटर्स होते हैं जो कि सोन यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन in normal circumstances the developing vertebral bodies have two quantification centers. वर्टिब्रल बॉडी आप लोगों ने पढ़ी थी, उसके अंदर दो क्वांटिफिकेशन सेंटर्स होते हैं जो कि यूनाइट हो जाते हैं। हेमी वर्टिब्रा में बेसिकली क्या होता है कि हेमी वर्टिब्रा में हमारे पास फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्वांटिफिकेशन सेंटर्स टू अपीयर, उसमें एक क्वांटिफिकेशन सेंटर जो होता है वो अपीयर ही नहीं होता, जिसकी वजह से एक हाफ जो होता है वर्टिब्रा का वर्टिब्रल बॉडी का डेवलप होता है और एक हाफ जो है वो नहीं डेवलप होता। ठीक है, जैसे कि हेमी वर्टिब्रा थर्ड वर्टिब्रा जो है थोरेसिक, उसमें बेसिकली एक हाफ जो है वर्टिब्री का मिसिंग है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द वन ऑफ द क्वांटिफिकेशन सेंटर टू अपीयर। मोस्ट कॉमन कॉज है कंजेनिटल स्कोलियोसिस की। स्कोलियोसिस बेसिकली लैटरल एंड रोटेशनल कर्वेचर होती है वर्टिब्रल कॉलम की। ये हमें वर्टिब्रा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो है रेटिशियसिस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्लेफ्ट वर्टिब्रल कॉलम होता है और रेफर्स टू द वर्टिब्रल एब्नॉर्मलिटीज इन अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म। स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म बेसिकली हम कहते हैं कि डिस्क्राइब्स अ नंबर ऑफ कंडीशंस प्रेजेंट एट बर्थ दैट अफेक्ट द स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्व रूट्स को इफेक्ट कर सकती हैं। और बेसिकली ये कंडीशन होती है वो प्राइमरीली इफेक्ट करती है एक्सियल स्ट्रक्चर्स को, जिसमें होता है कि न्यूरल फोर्स होते हैं वो फ्यूज नहीं होते बिकॉज ऑफ द फॉल्टी इंडक्शन बाय द अंडरलाइंग मोटोकॉर्ड और फ्रॉम द एक्शन ऑफ टेराटोजेनिक एजेंट्स की वजह से। न्यूरोएपिथेलियल सेल्स होते हैं न्यूरल फोर्स में, उनकी उसके अंदर जो टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं या फिर इंडक्शन जो होती है वो फॉल्टी होती है, इसकी वजह से न्यूरल फोर्स जो होती है वो फेल टू फ्यूज। ठीक है, न्यूरल एंड वर्टिब्रल डिफेक्ट्स में बी एक्सटेंसिव और रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरिया इस कंडीशन में। नेक्स्ट जो है लास्ट जो एक्सल स्केलेटन में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम पढ़ी थी, उसकी एनॉमलिटीज है। उसमें मोस्ट कॉमन जो है स्टर्नम की एनॉमलीज में हमारे पास एक स्टर्नम प्रैक्टिस एक्सकवेटम आता है। प्रैक्टिस एक्सकवेटम हम कहते हैं कनकेव द डोर स्टर्नम। ठीक है, और ये 90% जो होती है ऑफ द थोरेसिक वॉल डिफेक्ट्स में ये प्रैक्टिस एक्सकवेटम जो होती है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोस्टली बॉयज होते हैं वो ऑफन इफेक्ट होते हैं, और बेसिकली इसमें कॉज क्या है कि इसमें ओवर ग्रोथ होती है कॉस्टल कार्टिलेज की which displaces the lower sternum inwards. ठीक है, it probably caused by the overgrowth of the costal cartilage which displaces the lower sternum inwards. आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं ये प्रैक्टिस एक्सकवेटम की पिक्चर शो की हुई है, जिसमें जो लोअर पार्ट जो है स्टर्नम का वो इसमें कनकेव डिप्रेशन है वो इनवर्ड मूव किया गया। ठीक है, नॉर्मली अगर आप लोग ट्रांसफर सेक्शन में देखोगे तो नॉर्मली ये स्पाइन है और स्टर्नम जो है ये इस तरह है, लेकिन प्रैक्टिस एक्सकवेटर में ये इनवर्ड कनकेव डिप्रेशन जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये 90% ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ थोरेसिक वॉल में इंक्लूड है प्रैक्टिस एक्सकवेटर। इसके साथ साथ अगर माइनर स्टर्नल क्लेफ्ट्स हम देखें तो माइनर स्टर्नल क्लेफ्ट्स में हमारे पास नॉच और फॉरमेन होता है। इन जिफाइड प्रोसेस में ये कॉमन है एंड आर ऑफ नो क्लिनिकल
कंसर्न, ठीक है। कोई नॉट शेपेड फोरामेन जीफाइड प्रोसेस में आ गया माइनर स्टेनर क्लब्स में, लेकिन इनकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसके साथ साथ वेरियस साइजेस एंड फॉर्म्स ऑफ स्टर्नल फोरामेन कहीं अक्सर एट द जंक्शन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ स्टर्नल ट्री, यानी कि जो स्टर्नल बॉडी का थर्ड और फोर्थ पार्ट है सेगमेंट्स ऑफ प्राइमोडियल स्टर्नम, उसके अंदर भी कहीं कहीं आप लोग को स्टर्नल फोरामेन जो है वेरियस साइज और फॉर्म्स के मिल सकते हैं, ठीक है। ये भी इनसिग्निफिकेंट होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ कार्टिलेजिनियस टनल बार्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड हो सकती है, ठीक है। ये तो थी बेटा आप लोगों का एक्सियल डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, और उसमें आप लोगों की जो कुछ एबनॉर्मलिटीज उस दिन रही थी वो हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो आज का हमारा है उसमें हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ, हमारे पास है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा जो है आज का हमारा टॉपिक वो है डेवलपमेंट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास हाँ, ये यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग कॉस्ट आ रहा है, दोबारा लगाओ। देखिए आप चेक आ रही है। अच्छा अच्छा बेटा, आज जो है आप लोगों का नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, इस सॉरी इस चैप्टर का। इसके बाद जो है आप लोगों का ये स्केलेटन डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम जो है ये खत्म हो जाएगा। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जैसा कि आप लोगों को पता है, इट कंसिस्ट ऑफ शोल्डर गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, इसके साथ साथ अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, ये सारी के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। इससे पहले आप लोगों ने जो एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था उसमें हम लोगों ने स्कल की क्रेनियम की डेवलपमेंट नहीं की, क्योंकि आप लोगों के ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर में। इसके अलावा हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स की जो डेवलपमेंट है वो देखी थी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अपेंडिकुलर स्केलेटन करना है, विच कंसिस्ट ऑफ pelvic या फिर पेक्टोरल गर्डल है, इसके अलावा pelvic pelvic गर्डर, पेक्टोरल गर्डर एंड जो है बोन्स है अपर एंड लोअर लिम्स की, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली डेवलप्स होता है फ्रॉम एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन ऑफ द कार्टिलेजिनियस बोन मॉडल्स, ठीक है, जो कि कहाँ से बनती है, फ्रॉम द मेसेनकाइम इन द डेवलपिंग बोन्स। सेम जो हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ बोन्स पढ़ी थी शुरू में, तो पहले मेसेनकाइमल स्ट्रक्चर बना था और उसके बाद मेसेनकाइमल मॉडल से कार्टिलेजिनियस बोन मॉडल बना था, और उसके बाद फिर उसके अंदर एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन हुई थी। तो बेसिकली ऑसिफिकेशन सेंटर बने थे और उसके बाद फिर ये बोन मॉडल में चेंज हुआ था। तो बेसिकली पेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन जो होती है कार्टिलेजिनियस बोन मॉडल्स की, वहाँ से ये डेवलप होता है, ठीक है। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन अराइजेस फ्रॉम मेसेनकाइम, मेसेनकाइम से राइज होगा, और मेसेनकाइम आप लोगों को पता है कि एक टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू है जो कि डिफरेंशिएट होता है इनटू मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसमें हमारे पास बोन भी आ जाती है, मसल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेसेनकाइम में बेसिकली जो मेसोडर्म की लैटरल प्लेट मेसोडर्म वो आगे से डिफरेंशिएट होकर स्मॉल सोमाइट्स बनाई रही थी। सोमाइट्स के वेंट्रोमीडियल पार्ट जो है वो स्क्लेरोटोम जो कि स्केलेटल सिस्टम में डेवलप हो रहा है, जबकि मायोटोम जो था वो आगे फर्दर मसल टिश्यू में जो है डिफरेंशिएट होगा, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मेसेनकाइम जो होते हैं गिव राइज टू द बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, ठीक है। अपर लिम्स की बोन्स भी बनाते हैं, लोअर लिम्स की बोन्स भी, एज वेल एज टू द पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो है डेवलप होंगी फ्रॉम द मेसेनकाइम से। अब डेवलपमेंट जो होती है लिम्स की वो स्टार्ट कब होती है, तो लिम्स की डेवलपमेंट जो होती है वो नियर द एंड ऑफ फोर्थ एम्ब्रियोनिक वीक में स्टार्ट होगी, और उसमें भी जो सबसे फर्स्ट पहले डेवलपमेंट होगी
with the upper limbs appearing first. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लिम्स begins near the end of the fourth embryonic period, और उसमें भी जो अपर लिम्ब की डेवलपमेंट होगी वो पहले स्टार्ट होगी, और उसके बाद देयर आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स फॉलोज द सेम सिमिलर पैटर्न। अपर लिम्ब की डेवलपमेंट जिस तरीके से स्टार्ट होगी उसके बाद वो सिमिलर पैटर्न जो होगा लोअर लिम्ब में स्टार्ट होगा उन्हीं जगहों पर, और लैगिंग बिहाइंड द अपर लिम्स बाय अ फ्यू डेज, और लोअर लिम्स जो होंगी वो फिर आफ्टर फ्यू डेज अपर लिम्स से जो होगी वो लेकर स्टार्ट होगी। होता क्या है कि सबसे पहले दिस इज दी एम्ब्रियो जो है नियर द एंड ऑफ फोर्थ वीक में 28 डेज एम्ब्रियो है, उसमें बेसिकली आप लोगों को जो वेंट्रोलेटरल बॉडी इनिशियली जो अब यहाँ पर एक लिम्ब बर्ड जो है वो शो किया हुआ है, इनिशियली अ स्मॉल बल्ज कॉल्ड अ लिम्ब बर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले लिम्ब बर्ड एक बनते हैं जो कि अपेयर होता है ऑन द लैटरल साइड ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो। ठीक है, लैटरली साइड ऑफ द अर्ली डेवलप होगा किस टाइम पे, नियर द एंड ऑफ द फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट। सो development starts from the formation of a small bulge called limb bud. Limb bud एक appear होगा on the lateral side of the early embryo at the during the end of the fourth week of development। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि mesenchymal bones जो होंगी उस limb bud से वो बनेगी during the fifth week में mesenchymal structure जो होगा वो सारा बचेगा bones का एज ए कंडेंसेशन ऑफ mesenchyme appear in limb buds। ठीक है, क्योंकि अब limb bud appear हुआ है, इसके अंदर जो mesenchyme है बेसिकली उसकी कंडेंसेशन हुई, और कंडेंसेशन की वजह से जो है वो बोन्स का जो है वो स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, लिम्ब बड के अंदर इनिशियली क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए कोर ऑफ mesenchyme। लिम्ब बड बना उसके अंदर कोर ऑफ mesenchyme होगा, और कोर ऑफ mesenchyme जो होगा वो एक्सटर्नली कवर्ड होगा बाय अ लेयर ऑफ एक्टोडर्म। ठीक है, इनिशियली लिम्ब बड जो होगा उसके अंदर mesenchyme जो होगा वो एक्सटर्नली कवर्ड होगा बाय अ लेयर ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो होगी एट द एंड ऑफ द लिम्ब बड जो कि उसको एक्सटर्नली कवर करिए वो थिकन्स होके एक नैरो क्रेस्ट बना देगी, जिसको हम एपिकल एक्टोडर्मल रिज का नाम देंगे। आगे मैं डायग्राम में भी दिखाती हूँ। एपिकल एक्टोडर्मल रिज बनेगी, और ये बेसिकली रिज जो होगी इसका क्या काम होगा, ये स्टिमुलेट करेगी अंडरलाइन जो mesenchyme है फिर रैपिडली proliferate कि वो rapidly proliferate करे प्रोड्यूसिंग द आउटग्रोथ ऑफ द डेवलपिंग लिम्ब, और आगे से वो फर्दर जो है वो डेवलपिंग लिम्ब की आउटग्रोथ जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। ये जो रिज होगी जिसको हमने एपिक बेसिकली प्रोमोट करेगी ग्रोथ ऑफ mesenchyme and imparts the ability to form specific cartilaginous elements। एज द लिम्बर्ड इलोंगेट्स, जैसे जैसे लिम्बर्ड इलोंगेट करेगा सेल होंगे लोकेटेड फर्दर फ्रॉम द एपिकल एक्टोडर्मल रिज, उनकी जो रेट ऑफ सेल डिवीजन होगी वो स्लो होगी, और वो जो है वो डिफरेंशिएट करना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली इस बात का मकसद ये है कि इन दिस वे द लिम्ब जो होगी वो डेवलप्स अलोंग द प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एक्सिस। ठीक है, ये आप लोगों को डायग्राम में बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो मैं शो दिखाती हूँ कि यहाँ पे लैटरल बॉडी वॉल पे 28 डेज का एम्ब्रियो है, लैटरल बॉडी वॉल पे यहाँ पर एक लिम्ब बड अपेयर हुआ, और लिम्ब बड जो है ये आप लोगों को बड़ा करके दिखाया हुआ कि इसके अंदर कोर है mesenchyme का, लाइट पिंक में लूजली mesenchyme, और जब वो कंडेंस mesenchyme होगी तो ये दिखाएगी इसके बाहर, और इस mesenchyme के बाहर हमारे पास कवरिंग है, एक्सटर्नली कवर्ड है mesenchyme बाय एक्टोडर्म। ठीक है, और एक्टोडर्म जो होती है वो थिकन होकर क्रस्ट बना देती है, जिसको हम एपिक है mesenchyme को टू proliferate और रैपिड ग्रोथ जो है उसके अंदर इनिशिएट करती है, और जिसकी वजह से ये mesenchyme जो है वो फिर डिफरेंशिएट होता है इनटू द अदर लिम्ब्स जो स्ट्रक्चर्स है उसमें। जैसे कि अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्राइमोर्डिया ऑफ द फोर आर्म बोन्स बन गई हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक पैडल बन गया जो कि बेसिकली डेवलप होगा इनटू द हैंड एंड द डिजिट्स में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 6th वीक में हमारे पास, 4th वीक में लिम्ब बड अपेयर हुआ, 5th वीक में सारा जो है mesenchymal स्ट्रक्चर बना। अब 6th वीक में हमारे पास क्या होता है कि mesenchymal बोन मॉडल्स जो होगा इन द लिम्ब्स उसकी उसके अंदर क्वांटिफिकेशन सेंटर्स अपेयर होंगे, और बेसिकली 6th वीक में mesenchymal बोन मॉडल जो होगा वो चेंज हो जाएगा इनटू हाईलाइन कार्टिलेज बोन मॉडल्स में। ठीक है, तो 5th वीक में mesenchymal स्ट्रक्चर बना था, और 6th वीक में mesenchymal bone models होगा वो during the 6th week of development। 6th week of development में क्या होता है कि डिस्टल एंड्स जो होंगे अपर एंड लोअर लिम्ब बड्स के एक्सटेंड। अब
जो लिम्बर्स जो थे वो जो बने थे, अब उसके जो डिस्टल एंड्स होंगे वो एक्सपैंड होंगे और फ्लैट होके एक पैडल शेप दे देंगे। और ये पैडल शेप बेसिकली फ्यूचर में क्या बनाएंगे, हैंड और फुट बनाएंगे, अपर एंड लोअर लिम्ब की, ठीक है। और उसके साथ साथ रिस्ट और एंकल जो होंगे एरियाज उसके बाद अपीयर होंगे। रिस्ट और एंकल एरियाज देन अपीयर एज ए कंस्ट्रिक्शन, और कंस्ट्रिक्शन के तौर पर अपीयर होंगे दैट डेवलप्स एट द बेस ऑफ द पैडल, ठीक है। तो पहले लिम्ब एक्सपैंड होके पहले उससे पैडल बनाया जो कि हैंड और फुट बनाएंगे। पैडल के बाद जो है वो सेकंड रिस्ट और एंकल वाला एरिया बनेगा। और उसके बाद सेकंड पेयर्स एट द फीचर साइड ऑफ द एल्बो और नी, ठीक है। तो पहले हैंड और फुट बने, उसके बाद रिस्ट और एंकल, और उसके बाद एल्बो और नी जो है वो वन बाय वन इनकी डेवलपमेंट जो होगी वो होगी, ठीक है। पैडल एरिया में विद इन द पैडल एरिया ऑफ द टिश्यूज जो होंगे अंडर वो सेल डेथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेपरेशन बिटवीन द फिंगर्स एंड टोस हो जाएगी। जो एरिया सेल टिश्यू है वो डेथ होंगे उसकी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ पर फिंगर्स और टोस जो है वो अटेंड होना शुरू हो जाएंगे। और 6 वीक के एंड पे कार्टिलेजिनियस मॉडल जो होगा बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब का वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसमें कार्पल बोन्स जो है वो बनना शुरू हुई है। रिस्ट वाला एरिया और जो एल्बो वाला एरिया है वो होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद एट दी ये लेटर इन दी 6 वीक की अपर लिम्ब का अपर लिम्ब का वो इज कम्प्लीटली फॉर्म। अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि 4th वीक में लिम्ब जो क्लासिफिकेशन होती है वो फ्लैट बोन्स की होती है। क्लेविकल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन्स। अच्छा बेटा, क्लाविकल जो होगी वो सबसे पहले डेवलप होगी थ्रू इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, क्योंकि क्लाविकल आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्लैट बोन है और फ्लैट बोन जो है वो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से डेवलप होती है, ठीक है। तो इनिशियली क्लाविकल डेवलप होगी और लेटर इन इट लेटर फॉर्म्स ग्रोथ कार्टिलेजेस एट बोथ एंड्स, ठीक है। और इसके बोथ एंड पे जो है बाद में ग्रोथ कार्टिलेजेस बनेगी। Model of pectoral girdle and upper limb bones appear slightly before those of the pelvic girdle and lower limb bones, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपर लिम्ब में थोड़ी सा कुछ दिन पहले जो है वो
जो डेवलपमेंट है अपर लिम्ब को पहले स्टार्ट होती है एज कम्पेयर टू द लोअर लिम्ब। सो इसी वजह से पेक्टोरल गर्डर और अपर लिम्ब की बोन्स जो है वो स्लाइटली डेवलप होंगी बिफोर देन दोज ऑफ द पेल्विक एंड लोअर लिम्ब बोन्स। ठीक है, तो बोन मॉडल्स अपेयर इन, और ये भी आप लोगों को मैंने पीछे बताया कि बोन मॉडल्स जो होंगे वो प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में डेवलप होंगे। ठीक है, अब तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर 6 वीक तक जो है वो लेटर इन द 6 वीक यानी 6 वीक के एंड तक जो कार्टिलेज बोन मॉडल्स जो हैं वो बन चुके हैं फ्रॉम द मेसेनकाइमल बोन मॉडल से। अब ऑसिफिकेशन जो होती है लॉन्ग बोन्स की वो कब स्टार्ट होती है? इन द 8th वीक। 8th वीक में ऑसिफिकेशन उसके अंदर स्टार्ट होगी। और बेसिकली अब ऑसिफिकेशन सेंटर्स कहाँ पे अपेयर होंगे? प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स आप लोगों ने जब डेवलपमेंट बनी पड़ी थी बोन्स की, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि डायफिसिस ऑफ द बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स की एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में आप लोगों ने देखा था कि लॉन्ग बोन्स की जो डायफिसिस है उसमें बेसिकली प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो हैं वो अपेयर होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स में 8th वीक बाय द 8th वीक जो है डायफिसिस ऑफ द बोन्स के अंदर जो है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स होंगे वो अपेयर होंगे। 12 वीक्स तक जितनी भी बोन्स हैं लिम्स की उनके अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो हैं वो बाय दी 12 वीक्स जो है वो अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ बोन्स ऑफ द लिम्स में क्लेविकल जो है वो बिगिन टू ऑसिफाई बिफोर अदर बोन्स इन द बॉडी। सबसे पहले क्लेविकल जो होगी वो ऑसिफाई होगी अदर देन एनी अदर बोन इन द बॉडी। उसके बाद फिर फेमरा, जो फेमरल बोन है, आर द नेक्स्ट बोन्स टू शो ट्रेसेस ऑफ ऑसिफिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट बोन जो होगी जिसमें ऑसिफिकेशन मिलेगी वो है फेमरल बोन। ठीक है, so the first indication of the primary center of ossification in the cartilaginous bone model of a long bone is visible near the center of its feature shaft, the diaphysis। ठीक है, तो ऑसिफिकेशन जो है वो 8th वीक में जो होगी वो लॉन्ग बोन्स में स्टार्ट होगी और इनिशियली डायफिसिस ऑफ द बोन्स में जहाँ पर वो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनाएगी। 12 वीक तक मोस्ट ऑफ द बोन्स जो होंगे लिम्स की उनमें ऑसिफिकेशन सेंटर जो होंगे वो अपेयर हो जाएंगे। क्लेविकल जो होगी वो फर्स्ट बोन होगी जो टू ऑसिफाई, और इसके अलावा जो नेक्स्ट वन होगी वो फेमरल बोन्स होगी जिसमें ट्रेसेस जो होंगे ऑसिफिकेशन के मिलेंगे। ठीक है, और कार्टिलेजिनियस बोन मॉडल जो होंगे लॉन्ग बोन में उसमें प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे वो डायफिसिस में मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को पिक्चर में आप लोगों की रिकॉल के लिए दोबारा लगाई है कि प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर आप लोगों ने पढ़ा था, ये बेसिकली एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन है जिसमें प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है डायफिसिस जो शाफ्ट ऑफ द बोन बनाती है वहाँ पर अपेयर हुए हैं। और यहाँ पर जो कार्टिलेजिनियस बोन मॉडल था वो रिप्लेस हो रहा है बाय द बोन्स में ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड द ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो कहाँ पे अपेयर होते हैं? एट द एपिफिसिस। और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर हम आगे देखते हैं कि वो किस टाइम पे अपेयर होंगे। ठीक है, प्राइमरी सेंटर्स अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट बोन्स। अब डिफरेंट बोन्स में डिफरेंट टाइम से अपेयर होंगे बट मोस्ट ऑफ देम अपेयर बिटवीन 7 से 12 वीक्स तक। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं कि 7 से लेकर 12 वीक तक जो है मोस्टली सब बोन्स के अंदर जो है तकरीबन ऑसिफिकेशन सेंटर जो है प्राइमरी वो अपेयर हो जाते हैं। और वर्चुअली ऑल प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट एट बर्थ तक जो है सारे के सारे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं बोन्स के, वो सबसे पहले कौन सी बोन में प्रोड्यूस होते हैं? एट द नी। ठीक है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ द बोन्स एट द नी आर द फर्स्ट टू अपेयर इन यूट्रो, और ये बिफोर बर्थ अपेयर होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं वो ज़्यादातर बोन्स में आफ्टर बर्थ अपेयर होते हैं, लेकिन कुछ बोन्स हैं जिसमें ये बिफोर बर्थ अपेयर होते हैं और उसमें नी में जो है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ बोन्स एट द नी आर द फर्स्ट टू अपेयर, और ये बिफोर बर्थ अपेयर होते हैं इन यूट्रो। The centers for the distal end of the femur, इसके साथ साथ distal end of the femur and the proximal end of the tibia। ठीक है, ये दोनों के एपिफिसिस यानी कि फीमर का डिस्टल एंड और टिबिया का प्रॉक्सिमल एंड, इसमें इसकी यानी जो एपिफिशियल पार्ट है एपिफिसिस है वहाँ पर जो सेकेंडरी सेंटर अपेयर होगा वो किस वक्त होगा? ड्यूरिंग द लास्ट इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ये दूसरे नंबर पर है जो अपेयर हो रहे हैं 34 से 38 वीक्स पर। ठीक है, नी में हम लोगों ने कहा था अपेयर होंगे, और नी में कौन कौन सी बोन्स हैं? एक तो फीमर है और एक टिबिया है, और ये लास्ट मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ 34 से 38 वीक्स से उसमें अपेयर हो रहे हैं। दीज सेंटर्स आर यूजुअली प्रेजेंट एट बर्थ। ये वाले सेंटर्स जो होंगे दोनों बोन्स के जिसमें सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन जो है वो बर्थ में के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट सेकेंडरी सेंटर्स जो होते हैं वो आफ्टर बर्थ अपेयर होते हैं। ठीक है,
प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन वो 7 से 12 वीक्स तक जो है वो बन जाते हैं, जबकि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन सिर्फ नी की जो बोन्स है फीमर एंड टिबिया उसमें बिफोर बर्थ प्रेजेंट होते हैं, वो भी लेटर जो लास्ट मंथ होता है इतना यूट्राइन लाइफ में वहाँ पे अपेयर होते हैं, जबकि बाकी सारे बोन्स में जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है वो आफ्टर बर्थ अपेयर होंगे। अब पार्ट ऑफ द बोन जो कि ऑसिफाइड होगी फ्रॉम द सेंटर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन आपको पता है इट इज एपिफिसिस, ठीक है। ये 12 वीक फीटस दिखाया हुआ है, इसमें बेसिकली ऑसिफिकेशन में हैज प्रोग्रेस फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन और ये सारे एंडोकॉन्ड्रल इन appendicular and axial parts of the skeleton except for most of the cranial bones which form the neurocranium, ठीक है। अभी 12 वीक का फिटनेस है जिसमें सारे बोन्स में प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो होंगे वो अपेयर होंगे और मोस्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड मोस्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन जो होगा उसमें ये बेसिकली बोन्स जो होंगे वो ऑसिफाई होंगे थ्रू एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन एक्सेप्ट इन द क्रेनियल बोन्स, जहाँ पर जो कि फ्लैट बोन्स और फ्लैट बोन्स में आप लोगों को पता है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के थ्रू जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। कार्पस एंड टार्सस जो होती हैं बोन्स आर होली कार्टिलेजिनियस एट दिस स्टेज। कार्पल बोन्स हैंड की और फुट की जो टार्सस बोन्स हैं ये इस टाइम पे आप लोगों को पूरी की पूरी जीनियस नजर आएंगे, ठीक है। और एपिफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स में ये लॉन्ग बोन्स हैं और उनकी जो एपिफिसिस है ये भी कार्टिलेजिनियस है, जो वाइट वाइट एरियाज आप लोगों को नजर आ रहा है ये सारा कार्टिलेजिनियस पार्ट है। इसके भी एंड्स होंगे लॉन्ग बोन्स जितनी भी हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन्स के एंड्स होंगे वो इस टाइम पे कार्टिलेजिनियस होंगे। अच्छा, the bone formed from the primary center in the diaphysis does not fuse with that formed from the secondary center in the epiphysis। अब ये जो bone diaphysis इनमें जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो कि डायफिसिस में अपेयर हुआ है उससे जो बोन बन रही है और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो कि एपिफिसिस में अपेयर हुआ है उससे जो बोन बन रही है ये जो है उस वक्त तक फ्यूज नहीं होगी जब तक कि बोन जो है वो इतनी ग्रो अपने एडल्ट साइज पर जो है उसकी ग्रोथ ना हो जाए, ठीक है, until the bone grows to its adult length। So this delay enables the lengthening of the bone to continue until the final size is reached। और ये क्लोजर जो है जाहिर बात है आप लोगों को पता है उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के बोन जो है उसका फाइनल साइज जो है वो ना हो जाए, उस वक्त तक ग्रो ना हो जाए। ड्यूरिंग बोन ग्रोथ a plate of cartilage जिसको हम एपिफिशियल कार्टिलेज प्लेट कह रहे हैं इंटरवीन्स बिटवीन द डायफिसिस एंड एपिफिसिस। और बेसिकली इन दोनों के दरमियान में कौन सा स्ट्रक्चर होता है एपिफिशियल प्लेट जो कि डायफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान में होती है ड्यूरिंग द बोन ग्रोथ। दिस एपिफिशियल प्लेट इज इवेंचुअली replaced by the bone development on each of its two side apical and superficial when the surface growth of the bone ceases। और जब जाहिर बात है ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो एपिफिशियल प्लेट होगी वो कन्वर्ट होगी इनटू द एपिफिशियल लाइन, वहाँ पे एक एपिफिशियल लाइन बन जाएगी जो शो करती है कि यहाँ पर जो है ग्रोथ फर्दर ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो उस जब एपिफिशियल लाइन डेवलप हो जाएगी when the सटल ग्रोथ ऑफ द बोन होगी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो था बेटा डेवलपमेंट ऑफ अपेंडिकुलर इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि इसमें हम लोगों ने देखा था कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो था वो कंसिस्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड अपर लिम्ब बोन्स, इसके साथ साथ पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्ब बोन्स। अब जो डेवलपमेंट जो होती है बोन्स की अपर एंड लोअर लिम्ब की कब स्टार्ट होती है कि एक लिम्ब बड जो होता है वो अपेयर होता है इन दी लैटरल पार्ट ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो। और ये लिम्ब बड बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ a core of mesenchyme and this core of mesenchyme is externally covered by a layer of ectoderm। अब ये जो ectoderm की लेयर है ये जो होगी थिकन्स होगी वहाँ पर एक एपिकल एक्टोडर्मल रिज बना देगी। ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज जो होगी बेसिकली इसका क्या काम है कि ये जो अंडरलाइंग मेसेंकाइमल कोर है उसको स्टिमुलेट करेगी और कि वो रैपिडली प्रोलिफरेट करे और डिफरेंशिएट हो इनटू द डेवलपिंग लिम्स में, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा कि 5th वीक तक जो है ये मेसेंकाइमल जो है वो जो मॉडल है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा और ड्यूरिंग दी 5th वीक बोन मॉडल जो होगा वो डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू टनल बोन मॉडल था उसके अंदर क्वांटिफिकेशन सेंटर्स होंगे अपेयर हो जाएंगे और लेटर इन द 6th वीक ये कंप्लीटली जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कार्टिलेजिनियस बोन मॉडल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 7th वीक में
बाय दी 7th वीक, बाय द 7th वीक या फिर तकरीबन 8th वीक में जो है बोन्स के अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, सबसे पहले प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स होंगे जो कि अपीयर होंगे। और ये प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स सबसे पहले डार्क सिस्ट होगी, यानी जो कि फ्यूचर में शाफ्ट ऑफ द बोन बनाएंगे उसके अंदर अपीयर होंगे। और उसके बाद जो होगा क्लाविकल जो होगी वो फर्स्ट बोन होगी जो ऑसिफाई। उसके बाद कैमरा जो होगी, ये फेमरल बोन होगी वो ऑसिफाई होगी। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो होते हैं वो यूजुअली प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो होगी वो 7 से 12 वीक्स तक तकरीबन तमाम बोन्स में जो है वो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो होंगे वो अपेयर हो जाएंगे। अब सेकेंडरी सेंटर्स जो होंगे ऑसिफिकेशन के वो यूजुअली आफ्टर बर्थ अपेयर होते हैं, लेकिन कुछ बोन्स हैं जैसे कि नी की बोन जिसमें फोर बर्थ एट दी लास्ट मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन पीरियड जो होगा उसमें डेवलप होंगे। उसमें जो है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन आप लोगों को पता है एपिफिसिस में डेवलप होते हैं, तो उसमें फेमरल बोन्स और जो टिबिया है पॉइंट ऑफ द टिबिया एंड लोअर एंड ऑफ द फीमर, दोनों में जो होंगे सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होंगे वो बिफोर बर्थ होंगे अपीयर होंगे। उसके बाद तमाम बोन्स में जो है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन सेकेंड जो डायफिसिस और एपिफिसिस हैं ये फ्यूज नहीं होंगी अंटिल द बोन डेवलप्स टू इट्स अडल्ट साइज ओरिजिनल लेंथ जहाँ तक उसकी ग्रोथ होनी है वहाँ तक होते हैं। उसके बाद जो होगी ये प्लेट होगी वो रिप्लेस हो जाएगी बाय एपिफिसियल लाइन से, और इसका मतलब है कि ग्रोथ होगी वो जो है वो वहाँ पर स्टॉप होकर अब जो है डायफिसिस और एपिफिसिस होंगे वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, वो तो थी बेटा स्केलेटन की it is the degree of maturation of child bones. Basically, bone age जो है ये आपके determine करते होगा degree of maturation of the child bones. अब होता है क्या कि as a person grows from the fetal life through childhood, puberty and finishes growth as a young adult. जैसे जैसे grow करता है fetal life से childhood, puberty और उसके बाद फिर young adult, bones होती हैं skeleton की change in size and shape. आप लोगों को पता है कि ग्रोथ जो होती है वो fetal life में start होती है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है एडल्ट तक जो होती है उसकी ग्रोथ होती है फिनिश होती है जब कंप्लीट होती है। तो बोन्स जो होंगे स्केलेटन की वो उसका साइज भी चेंज होगा और उसकी शेप भी चेंज होगी, और दीज चेंजेस जो होंगे वो आप एक्सरे पे देख सकते हो। ठीक है, तो बोन एज बेसिकली क्या है, इज ए गुड इंडेक्स ऑफ जनरल मैचुरेशन, यानी इससे आप लोग पता चला सकते हो के बोन्स की मैचुरेशन जो है बेसिकली वो बोन एज जो है वो शो करता है गुड इंडेक्स ऑफ जनरल मैचुरेशन। डिटर्मिनेशन आप इसमें करते हैं नंबर साइज एंड फ्यूजन ऑफ एपिफिजियल सेंटर्स। एपिफिजियल सेंटर्स की फ्यूजन देखते हो क्योंकि जाहिर बात है जब तक एपिफिजियल सेंटर्स जो है वो फ्यूज नहीं होंगे तो वो बोन जो है वो ग्रो करती जाएगी। फ्रॉम रेडियोग्राफ इज कॉमनली यूज्ड। बेसिकली बोन एज आप कैसे डिटर्मिन करते हो बाय determination of the number, size and fusion of sectors from radiograph जो है वो कॉमन मेथड है। होता क्या है, रेडियोलॉजिस्ट डिटर्मिन्स द बोन बाय असेसिंग द ऑसिफिकेशन सेंटर यूजिंग टू क्राइटेरिया। ऑसिफिकेशन सेंटर्स को बेसिकली असेस करते हैं किस तरीके से कि टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ कैल्सिफाइड मटेरियल इन एपिफिसिस और एपिफिसिस और बोथ इज स्पेसिफिक फॉर ईच एंड एपिफिसिस एंड फॉर ईच बोन एंड सेक्स। ठीक है, एक तो आप लोग देखते हो कि कैल्सिफाइड मटेरियल जो है वो एपिफिसिस में अपीयर कब, और जो हर ये जो बेसिकली टाइम है वो हर एपिफिसिस के लिए हर बोन और सेक्स के लिए जो होता है वो स्पेसिफाई होता है। ठीक है, दैट दिस appearance of the dark line representing the epiphyseal cartilage plate indicates that the epiphysis has fused with the diaphysis। इसके साथ साथ आप जो एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट होती है बेसिकली उसको भी देखते हैं कि जब वो डिसअपेयर हो जाएगी तो वो इंडिकेट करती है कि एपिफिसिस Union of biphasal epiphyseal centers which occur at specific times for each epiphysis happens 22 years earlier in girls। तो ये जो फ्यूजन होती है डायफिजियल एपिफिशियल सेंटर्स की वो गर्ल्स में जल्दी होती है देन इन बॉयज इंडिविजुअल वेरिएशन केस में। और fetal ultrasonography is used for evaluation and measurement of bones and for determination of the fertilization age। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं जनरलाइज्ड स्केलेटल मालफॉर्मेशन। इसमें हमारे पास है एक कॉन्ड्रोप्लेजिया। एक कॉन्ड्रोप्लेजिया इसे बोन ग्रोथ डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि बोन जो होती है वो
that causes disappropriate dwarfism. Dwarfism basically हम short stature को कहते हैं. Dwarfism is defined as a condition of short stature as an adult. यानी होगा वो adult लेकिन उसके अंदर short stature होगा, ठीक है. Is most common cause achondroplasia जो है वो most common cause है short stature की. और जो इसके इंसिडेंस है वो 1 in 15,000 बर्ड्स में है. फीचर्स की अगर हम बात करें एकोंड्रोप्लेजिया में, तो लिम्स जो होती है इसमें इसमें जो बेसिकली जो टॉर्सो एब्डोमिनल पार्ट होता है वो नॉर्मल होता है, जबकि लिम्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती है, ठीक है. तो लिम्स become broad and short because of the disturbance of endochondral ossification during fetal life at the epiphyseal cartilage plates, particularly of long bones. होता क्या है इसमें कि लॉन्ग बोन्स में जो एपिफिशियल कार्टिलेज प्लेट्स हैं वहाँ पर एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन सेंटर में बेसिकली डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से जो लिम्स होती हैं वो आप लोगों को ब्रॉड और शॉर्ट जो है वो डेवलप होती है, ठीक है. ट्रंक जो होता है बॉडी का इज यूजुअली शॉर्ट एंड द हेड इज एनलार्ज्ड. हेड जो होगा एनलार्ज होगा और हेड में भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को मिलेंगे. बेल्जिंग फोर्थ हेड होगा और स्कूप्ड आउट नोज होगा, फ्लैट नेजल ब्रिज होगा, ठीक है. अब आप लोग अगर देख सकते हैं लार्ज हेड है विद प्रोमिनेंट फोरहेड प्रोमिनेंट है, इसके साथ साथ फ्लैट नेजल ब्रिज है, स्कूप्ड आउट नोज है, शॉर्ट लिम्स है, नॉर्मल साइज टॉर्सो है विद आर्म्स एंड लेग्स जो है वो शॉर्ट है, ठीक है. तो ये आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई दी एकोंड्रोप्लेजिया की. इसमें बेसिकली क्या होता है कि एकोंड्रोप्लेजिया हमें शॉर्ट स्टेचर होता है ड्यू टू एपिफिशियल कार्टिलेज प्लेट्स में हमारे पास डिस्टर्बेंस होती है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन की ड्यूरिंग फीटल लाइफ, और पर्टिकुलरली लॉन्ग बोन्स का इफेक्ट करता है. और इसमें हेड जो होगा एनलार्ज होगा और जो बोन्स जो होंगे वो अपर लोअर लिम्स के वो शॉर्ट होंगे. कॉज की अगर हम बात करें तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है. 80% of cases arise from new mutations and the rate increases with paternal age, ठीक है. फादर की एज के साथ जो है अब वो रेट जो है वो इंक्रीज करेगा. 80% ऑफ द केसेस में ये म्यूटेशन जो होती है उसमें उसकी वजह से होता है. होती क्या है कि म्यूटेशन जो होती है बेसिकली इन द फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन, जो कि बेसिकली क्या करती है एम्पलीफाइज दी नॉर्मल इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन स्पेसिफिकली इन द जोन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट proliferation. तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जीन 3 जो होती है ये बेसिकली ये क्या करती है कि ये एक प्रोटीन बनाती है जिसको हम फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर कहते हैं. और ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जो होता है ये इन्वॉल्व होते हैं इन कन्वर्टिंग कार्टिलेज टू बोन, ठीक है. तो इस वजह से बेसिकली ये जो होगा इसके अंदर म्यूटेशन होगी और इस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि ये कंडीशन जो होगी वो मिलेगी. दिस इट इज एसोसिएटेड विद एकोंड्रोप्लेजिया. इसकी वजह से क्या होगा दिस रिजल्ट इन शॉर्टर बोन्स बट डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द बोन ब्रेड्थ, ठीक है. बोन लेंथ भी शॉर्ट होंगी लेकिन जो विड्थ होगी बोन की उसको अफेक्ट नहीं करेगा. एक और कंडीशन है थैनाट्रोफिक डिस्प्लेजिया. थैनाट्रोफिक डिस्प्लेजिया बेसिकली इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीथल स्केलेटल डिस्प्लेजिया. ये मोस्ट लीथल स्केलेटल डिस्प्लेजिया है विद डिस्टिंक्ट ट्यूबुलर बोन्स. इसमें क्या होता है कि ट्यूबुलर बोन्स होती हैं, फ्लैटेंड वर्टिकल बॉडीज होती है और शॉर्टेंड रिब्स होती हैं. इसकी अगर इंसिडेंस की बात करें तो 1 in 20,000 बर्ड्स, और ये लीथल होते हैं, सवेयर होते हैं. तो अफेक्टेड इन्फेंट्स जो होते हैं वो डाई ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर विद इन मिनट्स और डेज ऑफ बर्थ, ठीक है. तो इतना लीथल होगा कि ये विद इन मिनट्स या फिर डेज ऑफ बर्थ में जो रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो इन्फेंट्स वो डाई कर सकते हैं. इसमें भी म्यूटेशन जो होती है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो रिसेप्टर होता है उसमें होती है. फीचर्स में क्या होगा कि एक्सट्रीमली शॉर्ट लिम्स होंगे इसमें. ट्यूबुलर लिम्स की हमने पीछे बात की तो बेसिकली एक्सट्रीमली शॉर्ट लिम्स और इसके अलावा फोल्ड्स ऑफ एक्स्ट्रा या रिडेंडेंट स्किन ऑन द आर्म्स एंड लेग्स. इसके अलावा एक्स्ट्रा स्किन की जो फोल्ड्स होंगे वो आर्म्स और लेग्स पे मिलेंगे आप लोगों को. अदर फीचर्स ऑफ दिस कंडीशन में नैरो चेस्ट होगी बेसिकली जिसकी वजह से जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस होंगे. शॉर्ट रिब्स होगी, अंडरडेवलप्ड लंग्स होंगे and large head with a large forehead and prominent wide spaced eyes होंगे, ठीक है. तो thanatophoric dysplasia is the most common lethal type of skeletal disorder है. इसमें भी म्यूटेशन होती है उस फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जीन में और इसमें बेसिकली इन्फेंट जो होता है यूजुअली डाई ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर बिकॉज ऑफ अनडेवलप्ड लंग्स, नैरो चेस्ट और शॉर्ट रिब्स की वजह से.
और इसके अलावा एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्स होती हैं और फोल्ड्स ऑफ एक्स्ट्रा स्किन ऑन द आर्म्स एंड लेग्स इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। और एनलार्ज्ड हेड होगा विद अ लार्ज फोरहेड प्रोमिनेंट होगा और वाइड स्पेस्ड आईज होंगी। नेक्स्ट कंडीशन बेटा हाइपर पिट्यूटरिज्म है। हाइपर पिट्यूटरिज्म का मतलब है कि पिट्यूटरी की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज है, जिसकी वजह से हाइपर का मतलब होता है हाइपर पिट्यूटरिज्म बेसिकली इसमें जो हार्मोन्स हैं जिसकी से वो ज़्यादा रिलीज हो रही हैं, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी जो है वो कंजेनिटल हाइपरपिट्यूटिज्म की अगर हम बात करें, ये इट कॉजेज एन इन्फेंट टू ग्रो एट एन एबनॉर्मली रैपिड रेट, ठीक है। एबनॉर्मली रैपिड रेट पे इन्फेंट जो होता है वो ग्रो होता है, इसलिए हाइपरपिट्यूटिज्म की वजह से रिजल्ट इन जाइजेंटिज्म, एक्सेसिव हाइट एंड बॉडी प्रोपोर्शन या फिर एक्रोमेगाली होती है एडल्ट में, जिसमें क्या होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, विजुअल ऑर्गन्स एंड बोन्स। जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली आर सिंड्रोम्स ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। बेसिकली हाइपरपिट्यूटिज्म में क्या होता है कि हाइपरसोमैटोट्रोफिज्म होता है, जो कि बेसिकली एक ग्रोथ हार्मोन है, और ये ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन होगी, तो जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। और मोस्टली ग्रोथ हार्मोन क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू पिट्यूटरी एडेनोमा, पिट्यूटरी के अंदर कोई ट्यूमर होगा उस जगह पर, जिसकी वजह से हाइपर सिक्रीशन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से जाइजेंटिज्म हो सकता है, यानी एक्सेसिव हाइट एंड बॉडी प्रोपोर्शन हो सकती है, और एक्रोमेगाली एडल्ट हो सकती है, जिसमें सॉफ्ट टिश्यूज वेसल ऑर्गन्स और बोन्स के एनलार्जमेंट होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि बिफोर क्लोजर ऑफ एपिफिसिस, एपिफिसिस के क्लोजर से पहले जो होगी वो जाइजेंटिज्म होगी, कंडीशन जो होगी, यानी उस वक्त अगर ग्रोथ हार्मोन की जो होगी वो एक्सेसिव सिक्रीशन होगी, तो उस वक्त जो कंडीशन होगी वो जाइजेंटिज्म कराएगी। अगर इसकी क्लोजर के बाद जो कंडीशन आएगी लेटर, अगर एपिफिसिस क्लोज हो जाती है और उसके बाद कंडीशन आती है, तो उसको हम एक्रोमेगाली कहेंगे, जो कि डिस्टिंक्टिव फेशियल एंड अदर फीचर्स ऑफ द फेस, हैंड्स एंड फीट। उसके अंदर हमारे पास फेशियल फीचर्स भी होंगे और हैंड और फीट के भी प्रोमिनेंट जो है वो फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया है। नेक्स्ट जो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ थायराइड हार्मोन की, थायराइड ग्लैंड की, सेवेयर डेफिशिएंसी ऑफ फीटल थायराइड हार्मोन। इसमें क्या होता है कि सेवेयर डेफिशिएंसी होती है फीटल थायराइड हार्मोन की, रिजल्ट इन क्रेटिनिज्म। इस कंडीशन को हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, और इसमें होता है क्या है कि कैरेक्टराइज बाय ग्रोथ रिटार्डेशन। इसमें ग्रोथ अब जो हाइपर पिट्यूटरिज्म में थी उसमें एक्सेसिव सेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, ओवर ग्रोथ हो रही थी। अब इसमें जो है ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है ड्यू टू सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ फीटल थायराइड हार्मोन की वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है, और मेंटल डेफिशिएंसी होगी, इसके साथ साथ स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज होंगी, ऑडिटरी एंड न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स होंगे। ऑडिटरी मतलब ईयर कैनाल में कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बोन एज जो होगी इसमें अपेयर होगी एज लेस देन द क्रोनोलॉजिक एज, यानी जितनी एज होगी बेबी की, उसके मुकाबले में बोन एज जो होगी वो कम होगी, बिकॉज एपिफिजियल डेवलपमेंट जो होगी इसमें डिलेड होगी, ठीक है। क्रिटिनिज्म इज रेयर एक्सेप्ट इन एरियाज। क्रिटिनिज्म जो होता है वो रेयर होता है एक्सेप्ट इन एरियाज वेयर देयर इज अ लैक ऑफ आयोडीन इन सॉइल एंड वाटर। आयोडीन की कमी की वजह से सॉइल एंड वाटर में बेसिकली उसकी वजह से ये हो सकती है। इसके अलावा एजेनेसिस, एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है वो भी क्रेटिनिज्म जो है वो थायराइडिज्म में डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट इन क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में हमारे पास ग्रोथ रिटार्डेशन, स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज, मेंटल डेफिशिएंसी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और इसमें बोन एज जो होगी वो क्रोनोलॉजिकल एज के मुकाबले में आप लोगों को कम मिलेगी, ठीक है। एपिफिजियल डेवलपमेंट जो होगी वो डिलेट हो रही है। क्रेटिनिज्म जो होगी वो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, या और एजेनेसिस होती है थायराइड ग्लैंड की, उसमें भी जो है वो क्रेटिनिज्म हो सकती है, ठीक है। तो बेटा ये तो था आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने अपेंडिकल स्केलेटन को कवर किया है, और उसके साथ जो रिलेटेड नॉर्मलिटीज थी वो थी, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम जो है आप लोगों का आज जो है वो ख़त्म हो गया। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने बोन, कार्टिलेज और जॉइंट्स की डेवलपमेंट पढ़ी थी। उसमें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो इंट्रामेम्ब्रेनस और एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन है, जो कि आप लोग पहले भी हिस्टोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल स्केलेटन हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। उसमें वर्टिकल कॉलम की पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो
टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में वो एक्सेल स्केलेटन की डेवलपमेंट में, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही उसके जो हेमी वर्टिब्रा है, एक्सेसरी रिब्स हैं, फ्यूज रिब्स हैं, क्लिपल फील सिंड्रोम में, ये सारे जो इसके साथ क्लिनिकली ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम और उसकी एबनॉर्मेलिटीज, और पेंडिकुलर स्केलेटन में भी मोस्टली आप लोग ज़्यादातर चीज़ें पहले पढ़ चुके हो। जब फोर्थ से एट्थ वीक तक की डेवलपमेंट में आप लोगों ने जब पढ़ी थी, उसमें भी हम लोगों ने, मुझे याद है, हम लोगों ने कवर किया था कि अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की जो ग्रोथ थी उसमें लिम्ब बर्ड की अपीयरेंस और उसके साथ साथ फर्दर ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो काफ़ी हो रहे हैं। बेसिकली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होंगे, किस टाइम के कार्टिलेजिनियस बोन मॉडल्स होंगे वो बनेगी मेसेनकाइमल बोन मॉडल से, और किस टाइम पे ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होंगे, और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर कब अपीयर होते हैं, और सबसे पहले बोन्स में कौन सी बोन्स है जिसमें सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो अपीयर होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो था आपका अगला चैप्टर। नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों का एम्ब्रियोलॉजी का टेस्ट है, जिसमें आप लोगों का ये सेकंड टेस्ट होगा। आप लोगों का एम्ब्रियोलॉजी का फर्स्ट आप लोग देख चुके थे, इसमें आप लोगों का डेवलपमेंट जो फोर्थ वीक से शायद मेरे ख्याल में जो एट्थ वीक जो भी आप लोगों ने उसके बाद पहले टेस्ट के बाद, और उसमें प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन्स वाला चैप्टर और एट्थ वीक फीटल पीरियड और उसके साथ साथ जो है एम्ब्रियोनिक पीरियड का कुछ पार्ट था वो भी इसमें इंक्लूड था। ठीक है, तो मंडे को बेटा आप लोगों का टेस्ट है 8 से 10। उसके बाद आप लोगों की 9:45 बजे जो है आप लोगों की क्लिनिक जो की डिस्कशन है वो मैं करूँगी। तो 9:45 बजे आप लोग टेस्ट देने के बाद ऑनलाइन हो जाना, उसमें आप लोगों की डिस्कशन होगी, और की डिस्कशन के बाद 10 बजे से 11 बजे तक जो है आप लोगों का मंडे को, क्योंकि आप लोगों का अब थर्सडे को होता था एम्ब्रियोलॉजी का लेक्चर, अब वो टेस्ट की वजह से आप लोगों का मंडे को शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट वीक आप लोगों का टेस्ट के साथ ही जो 10 से 11 लेक्चर होगा वो एम्ब्रियोलॉजी का होगा, और एम्ब्रियोलॉजी में फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। तो बेटा आप लोगों ने कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मंडे को मिलेंगे, टेस्ट आप लोगों का होगा, और टेस्ट के बाद की डिस्कशन के साथ ही फिर हम लोग 10 से 11 जो होगा वो हमारा लेक्चर होगा। ठीक है, बेटा पता नहीं अब हमारा जो टेस्ट है वो फर्स्ट होगा ये ऑनलाइन ई में, तो आप लोगों को जो पूछा जाता है वही बताया जाता है। अब आप पता नहीं आप कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो कि जिसमें पूरा टॉपिक आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन आप लोगों की जो क्वेश्चन होंगे उसके मुताबिक ही की होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है पहले भी। तो उस वक्त पे मैं तो बेटा टू द पॉइंट। अच्छा बेटा अब आप लोगों का जो टेस्ट का वो है स्केड्यूल और टेस्ट की जो आप लोगों का वो बन चुका है, अब उसके मुताबिक क्वेश्चन तो हम लोगों ने उसी तरीके से बनाने हैं। ज़ाहिर ही पता क्वेश्चन तो उतने ही बनेंगे, आप उसको कितना शॉर्ट कर सकते हैं। अब दो क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शन है तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ही पूछ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि फिर उस तरीके से लिखने की, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके पास लिमिटेड है, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा भी हो सकते हैं एक एक नंबर के हिसाब से, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको उसमें लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स की वो भी कम होगी है, लेकिन क्वेश्चन तो आप लोगों का फिर जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से पूछना ही पूछना है, तो उतना तो लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो मार्जिन फिर वो आपके मार्क्स की दे देते होंगे, डॉक्टर फौजी आप लोगों का टेस्ट चेक करेंगी, फिर उसके हिसाब से आप लोग देख लेना, उनसे बात कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों को क्या कहते हैं उससे क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने उसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो लिखते होंगे, क्योंकि अगर लंबी भी होगी तो उसमें जो बेसिक चीज़ पूछी होगी अगर आप वो लिखोगे तो आपको उसके मुताबिक जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, इंशाल्लाह हम लोग जो है मंडे को बेटा इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे की डिस्कशन के लिए। आप लोग 9:45 बजे प्लीज़ आप लोग जिसने भी की डिस्कशन सुननी है ऑनलाइन हो जाना। 9:45 पे हम लोग की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद 10 बजे हम लोगों का लेक्चर स्टार्ट होना होता है, तो उसको टाइम नहीं होता। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी विल मीट एट मंडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।